हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपी कॉप जीएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लुसेंट। ठीक, तो लुसेंट को हम कंप्लीट करेंगे और अभी हम लुसेंट को शुरू किए हैं मध्यकालीन भारत से। सभी को पता है कि लुसेंट से कितने कितने प्रश्न आते हैं और लुसेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे। पहले तो हमने पहले वीडियो में देखा अरब वासियों का और मुस्लिमों का आक्रमण, और आज उसके बाद हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल, जिसमें आप लोग पीछे जाके हमारे शॉर्ट वीडियो में देखेंगे तो सल्तनत काल में कितने वंश हैं उनकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर देखे हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, सल्तनत काल में पहला गुलाम, खिलजी और ऐसे सैयद और सब वंश हैं, उनको आप जाकर शॉर्ट वीडियो में देखिएगा। बहुत अच्छे से उसमें डेट भी कब से कब किस वंश कौन सा वंश चला, ठीक, ये सब सारी चीज़ें उस शॉर्ट वीडियो में हम आपको दिए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं गुलाम वंश, और फिर कल हम खिलजी वंश और जो वंश हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में दोस्तों, इसका जो कार्यकाल रहा है 1206 से लेके 1290 तक रहा है। दोस्तों, एक बार थोड़ा से रंग चेंज कर लें, बहुत सटीक नहीं दिख रहा है। ठीक, अब हमें लग रहा है कि लाइटली हो गया है। तो इसका कार्यकाल गुलाम वंश का जो काल था कब से कब था, 1206 से 1290 तक रहा। इसकी जो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्थापना कब हुई? 1206 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं इस वंश को ममलूक वंश, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक, इसके शासन की अवधि तो हम पहले भी आपको बता दिए 1206 से 1290 है। इसमें प्रमुख शासक हैं, एक एक शासक जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मूल रूप से तुर्की दास था। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी यहाँ से भारत से वापस लौट रहा था गौर के लिए, तो इन्होंने अपनी जो सारी संपत्ति जो भी थी रियासत, वो अपने गुलामों को क्या कर दिया? दे दिया, और वो वापस चला गया। उसके बाद देखिए, इसको क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लाख बख्श कहते हैं, क्योंकि ये लाखों को दान देने वाला था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहते हैं। दिल्ली सल्तनत की इसने स्थापना की, ये तो आप लोग देखा ही। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक कब किया? 1206 में, क्योंकि 1206 से स्टार्ट होता है इसका कार्यकाल, और 1210 तक ये सिर्फ 4 साल तक शासन किया। आगे चलते हैं। अपनी राजधानी जो है पहले कहाँ बनाई थी? ये लाहौर बनाई थी। अभी आगे देखेंगे, लाहौर से जो राजधानी है ये दिल्ली तक आएगी। अभी पहले जो इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत से ही निर्माण कार्य हैं जो हम देखेंगे। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद थी। ठीक, झोपड़ा हम तो कहते हैं, लेकिन एक मस्जिद थी। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक जो बख्तियार खिलजी था, ये इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कराया था? ये बख्तियार खिलजी ने कराया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। 1210 में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1206 से लेकर 1210 तक इसका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद आता है आराम शाह, दूसरा जो शासक आता है सल्तनत में, वो भी गुलाम वंश में। ठीक, ये कौन आता है? ये आता है आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी था। सिर्फ 8 माह तक इन्होंने शासन किया। ये अयोग्य शासक था। क्या था? ये अयोग्य शासक था। इसके अंदर वो क्षमता नहीं थी जो एक शासक के पास होनी चाहिए। ठीक, ये बहुत सक्रिय नहीं रहा।
इल्तुतमिश ने पराजित कर सत्ता प्राप्त की। इल्तुतमिश क्या करता है, इसको पराजित कर देता है, ठीक, और क्या करता है, सत्ता हासिल कर लेता है। इल्तुतमिश की बारी आती, तीसरा शासक आता है, ठीक। आराम शाह जो था वो तो बहुत अच्छा शासक नहीं था, उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहुत शक्तिशाली शासक अगर कोई आता है तो इल्तुतमिश आता है। इसका कार्यकाल क्या है, 1211 से लेकर 1236 तक। आराम शाह की इल्तुतमिश ने हत्या कर दी और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ गया, आराम शाह की हत्या की। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसके बाद आराम शाह आया। आराम शाह अयोग्य था। उसके बाद तीसरा शासक आता है इल्तुतमिश, जिसने 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और आराम शाह की हत्या कर देता है। ये दोस्तों जितने भी फैक्ट हैं, मुझे लग रहा है कि इससे बाहर 10% क्वेश्चन आने के चांस हैं, नहीं तो इससे बाहर 90% ये जो हमारे किसी भी एग्जाम को ये कवर करता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का ये डिलीवरी नहीं होगा, इलेबरी तुर्क। क्या था, इलेबरी तुर्क, इलेबरी, ठीक, इलेबरी तुर्क था। ऐबक का गुलाम और दामाद था। क्या था, ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ये भी प्रश्न पूछा जाता था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में जो इल्तुतमिश है ये कहाँ का शासक था, गवर्नर था। ये था कहाँ का, बदायूं का। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित कर दिल्ली लाया। लाहौर किसने राजधानी अपनी बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको वहाँ से फिर स्थानांतरित करके दिल्ली कौन लाया, इल्तुतमिश। ये प्रश्न बनते हैं, इसे हमें बहुत ही सतर्कता के साथ दृष्टि बनाकर पढ़नी है। इसने हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया। कहाँ करवाया, इसे हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा सुल्तान पद की वैधता की स्वीकृति पाई। मतलब खलीफा कौन होते थे, आज के जो हमारे धर्म गुरु हैं उस समय वो खलीफा होते थे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण हैं, धर्म गुरु माने जाते हैं, उसी प्रकार उस समय वहाँ खलीफा हुआ करते थे। अब आगे आते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। 1211 से सत्ता में बैठता है और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग इन्होंने 25 साल का कार्यकाल पूरा किया। वास्तविक रूप से दिल्ली की सल्तनत का संस्थापक था, ठीक। 40 तुर्क ए चिहलगानी की स्थापना की, ये इम्पोर्टेंट है। टाका चांदी का और जीतल, ये जीतल है, ता है, ठीक, ता है। तांबा के सिक्के चलवाया, किसने चलवाया था, ये चलवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण इसने ही करवाया था। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। अपने यहाँ इसने शरण नहीं। चंगेज खान मंगोल जो था, मंगोल एक चाइना के ऊपर देश है, वहाँ का ये शासक था, बहुत ही खतरनाक था। ये जब ख्वारिज्म के जलालुद्दीन को ये पीछा किया, इससे युद्ध करना चाहिए, भागकर इल्तुतमिश के यहाँ आया, लेकिन इन्होंने इसे शरण नहीं दी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालिक शासन पर उसकी मां तुर्कानबाई छाई रही। क्योंकि ये योग्य नहीं था तो इसके मां का उस सत्ता पर प्रभाव था, वो अपने हाथों में लेकर किसी तरह वो चला रही थी। बाद में तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को गड्ढे से हटाकर, गद्दी है, गड्ढे नहीं होगा, गद्दी, ठीक, गद्दी से हटाकर रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाया। एक चीज़ और आपको यहाँ समझने वाली है कि उस समय के जो अमीर तुर्क थे, जो भी सत्ता बनवाते थे वो अपने प्रभाव में बनवाते थे। जब चाहते थे सत्ता को बनवाते थे और जब चाहते थे उस सत्ता को गिरा देते थे। मतलब सत्ता पे जो भी रहेगा, जो वहाँ के अमीर थे उनके प्रभाव में रहेगा। अगर उनकी बातें नहीं मानेगा और उनके अनुसार नहीं चलेगा
तो उसको सत्ता से हटा दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया सुल्तान एक ऐसी महिला थी जो कि एकमात्र मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी भारत की। अब देखिए यहाँ आपको प्रश्न मिलता ही है, भारत की पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोंगा नहीं देखते हैं आप लोग, पीछे पगड़ी बांधकर पीछे लटका लेते, वो चोंगा होता था, काबा जिसे कहते थे काबा, और कुला जो चौको टोपी नहीं होती थी गोल टाइप की, उसको लगा लेती थी, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह में जाने लगी। मतलब चेहरा खुला हुआ रहता था, चोंगा बांध लेते थे और उसके बाद जो टोपी है गोल वाली वो पहनकर वो राज दरबार में आने लगी। रजिया सुल्तान ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। तुर्क अमीरों के विरोध के कारण शासन समाप्त हुआ। रजिया सुल्तान ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। तुर्क अमीरों के विरोध के कारण शासन समाप्त हुआ। ठीक, ये जो हिंदू सामंत थे इनको ये अपने सत्ता में प्रवेश देने लगी, इसीलिए जो तुर्की अमीर थे उनको ये चीज़ नागवार गुजरी, अच्छी नहीं लगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। आगे आते हैं, और इसे जो रजिया सुल्तान थी इसको बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली पर बैठाया और इसको क्या किया, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। अब देखते हैं आगे आते हैं, रजिया की शादी होती है। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये तो याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। एसएससी के, यूपी पुलिस के और यूपी पीसीएस जो भी एग्जाम है लगभग हर एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। ये धार्मिक एवं सरल शासक था। ठीक, वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में थी। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ये इम्पोर्टेंट है, बलबन की बात आती है। बलबन भी एक ठीक ठाक शासक था, इसके बारे में हम इतिहास में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा भी इसका रिस्पॉन्स रहा सत्ता में। उसने अपनी पुत्री का विवाह, अब देखिए बलबन ने जब नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया उसके पीछे कारण था, उसने अपनी पुत्री को उससे विवाह कर दिया। ठीक, नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई शासक ऐसा हो सकता है जो टोपी सीकर, जूता सीकर ऐसे अपना जीवन निर्वाह करेगा? तो वो जो था कौन था, नसीरुद्दीन महमूद। पूछता है कि टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला सुल्तान कौन था, शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल का गुलाम वंश का शासक था। जितनी भी जानकारी दोस्तों हम दे रहे हैं आप लुसेंट से और जो फैक्ट इधर उधर से हम कलेक्ट करके, लुसेंट का तो पूरा फैक्ट है और इधर उधर से जो भी हमें लग रहा है कि लुसेंट में छूट रहा है वो सब इसमें हम कलेक्ट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों एक बढ़िया सा नोट्स और बढ़िया वीडियो आप तक जा रही है। ठीक, अब आते हैं 6वें नंबर पर गयासुद्दीन बलबन। इसका पूरा नाम बलबन का क्या था, गयासुद्दीन बलबन। 1266 से 1287 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता है, क्या था, बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया, तो बलबन ने किया। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से, ठीक, मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था, बलबन ने बसाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक, जिसे कहते ब्लड एंड आयरन पॉलिसी।
सिजदा पैबोस, ठीक, सिजदा पैबोस ये प्रथा थी। सिजदा हाथ जोड़कर झुक जाना, पैबोस घुटनों के बल लेटकर, ये जो है प्रणाम करना एक तरह से राजा को, ये होता था। सिजदा का मतलब हाथ जोड़कर झुक जाना और पैबोस का मतलब है घुटनों के बल लेटकर राजा के सामने लेटकर प्रणाम करना, ये चीज थी, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट एक प्रश्न और आता है, नवरोज, नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था? तो बलबन ने किया था। ये फारसी का पहला दिन है जो मनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नवरोज कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, सिर्फ नवरोज पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव बलबन ने शुरू किया था। ये फारसी साल का पहला दिन होता है, इस उत्सव को मनाया जाता है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन कठोर लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी या पालन किया था, ये तो पहले भी बता दिया हूँ, दोबारा प्रश्न आया है। अब आता नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। नसीरुद्दीन महमूद कौन था? इसका दामाद था, ठीक। रजिया को सुल्तान बनाकर इससे इसकी शादी करनी थी, इसीलिए इसको गद्दी पर बैठाया था। आते हैं अगले, देखिए कितनी अच्छी बातें हैं कि बलबन आखेट के अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तय तक कवायद करा कर दुरुस्त रखता। कवायद का मतलब दौड़ भाग करवा के, एक तरह से ट्रेनिंग का समय नहीं होता है वैसे करा के इनको लंबे आखेट में, आखेट जब करता है आदमी तो उसे एहसास नहीं होता हमने कितने दूरी तय की है, कैसे हमारा इतना समय बीत गया, वो नहीं पता चलता है। तो वो एक आइडिया से अपने सैनिकों को जो है कवायद कराया करता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन रहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दो प्रसिद्ध कवि रहते थे। अब देखते हैं गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स था, ठीक। शमसुद्दीन कैमूर्स ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्य हैं और ये हम आगे बताए भी हैं, यहाँ भी बता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्य, राजधानी दिल्ली थी, प्रशासन तुर्की अमीरों पर आधारित था। हमने नहीं बताया कि प्रशासन में तुर्की अमीर जो थे वो अपना प्रभाव रखते थे। एकता व्यवस्था को मजबूत किया गया, सीमाओं की सुरक्षा विशेष ध्यान दिया गया, ये महत्वपूर्ण व्यवस्था थी गुलाम वंश की। स्थापत्य कला के बीच में कुतुब मीनार का निर्माण और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, सुल्तानगढ़ी मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, ये सब जो है उस समय के जो स्थापत्य कला में थे, ये सब का निर्माण किया गया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है, दिल्ली के सल्तनत का प्रथम वंश कौन था? गुलाम वंश था। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब था? 1206 में था, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। मात्र 6 वर्षों तक शासन किया। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। प्रथम महिला शासिका, मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। लाख बख्श, लाखों को दान देने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक तरह से सार संग्रह है, हम आपको जल्दी जल्दी में इसको करा दे रहे हैं। चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसका जो क्या करते हैं खंडन कौन किया था, इसको विघटन इसका कौन किया था? बलबन ने किया था। सिजदा और पायबोस की प्रथा क्या थी? सिजदा हाथ जोड़कर झुक जाना, पायबोस घुटनों के बल लेटकर राजा को प्रणाम करना, इसे पायबोस कहते थे। आगे देखते हैं, ये तो हो गया आपका स्थापना इसकी 1206 में हुई थी, ये 3 बार हम बता चुके हैं। अब देखिए अंत 1290 में हुआ। 1206 से 1206 लेके 1290 तक गुलाम वंश रहा, ठीक। कुल प्रमुख शासक ऐबक आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद और बलबन, ठीक। ये रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न गुलाम वंश से। और हमारा अगला वंश कल हम जिसको पढ़ेंगे वो क्या हमारा है? अगले वंश की तरफ बढ़ेंगे, वो है हमारा खिलजी वंश। तो हमने फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये दिल्ली सल्तनत है इसमें कितने वंश हैं, कितनी डेट में कौन रहा है, ये सब हम शॉर्ट वीडियो बनाकर डाले हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल यूपी कॉप जीएस पॉइंट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियो इम्पोर्टेंट मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।